Record. ठीक है, लास्ट क्लास तक अपन लोग वर्कआउट कर रहे थे फॉर टेम्पलेट। ठीक है, अपन ने टेम्पलेट्स लोड करवा लिए थे, यूआई पेजेस है ना, एचटीएमएल पेजेस लोड करवा लिए थे अपन ने, यूआई पेजेस अपन ने वहां तक का काम करा था। अब आज का मैकेनिज्म अपन उसी के आगे का फॉलो अप करेंगे। सबसे पहले अपन मूव ऑन करते हैं टू अवर प्रोजेक्ट ओनली। इट इज अवर मेन 8-9 के अंदर सर्वर। लास्ट जो वर्किंग मैंने करा था वो माई सर्वर 9.js वाला केस था। ओपन विद दिस, इट इज माई सर्वर 9.js वी आर हैविंग। ये ओवरऑल सिनेरियो क्लियर है ना। अब एप्लीकेशन लेवल पे अगर ये HTTP URL FS है तो यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे दिस आर द राउट्स, ठीक है, जिसके थ्रू पूरा वर्किंग चल रहा है। अब मुझे एप्लीकेशन लेवल पे आगे वर्कआउट करना है तो ये HTML पेजेस तो लोड हो रहा है और इस पे एक चीज और आएगी, दैट इज द केस ऑफ इट इज सर्वर 10 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया और मैंने यहाँ पर बोल दिया इट इज UI पेज लोडिंग इन द रिस्पॉन्स। ठीक है, ये तो हो ही रहा है। एट द सेम टाइम मैंने यहाँ पे बोल दिया स्टैटिक फाइल लोडिंग। स्टैटिक फाइल जैसे कि CSS फाइल्स इसी UI पेज पे, इमेजेस इसी UI पेज पे, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के केसेस इसी UI पेज पे, और ये सब मैंडेटरी टास्क है टू बी कैरिड आउट। समझ में आ रहा है केस? ठीक है, एप्लीकेशन लेवल पे ये स्टैटिक फाइल्स लोडिंग अगर होगी, दैट इज आवर CSS इमेजेस जावास्क्रिप्ट एंड दिस कंटेंट, तो ही अपन एक प्रॉपर एप्लीकेशन डेवलप कर पाएंगे। तो ठीक है, अगर ऐसा केस है, सो आई विल फर्स्टली एक्सेस दिस फोल्डर ऑन VS। मैंने इस फोल्डर को VS कोड पे एक्सेस कर लिया। मूविंग टू दिस पेज, इट इज UI पेज लोडिंग इन रिस्पॉन्स। यहाँ पे ये सब अपना वही केस है, इस प्रोग्राम को अपन रन करते हैं। नोड मून, इट इज सर्वर 10 माई सर्वर 10.js। जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट करा, इट्स वर्किंग। टेस्टिंग पर्पस के लिए आप ब्राउजर पे आ जाए, ये अपना एप्लीकेशन। यार देखो, एप्लीकेशन में पेज तो प्रॉपर लोड हुआ। इन फ्यूचर अगर मैं पूरा पेज बनाना चाहूँ UI का तो भी यहाँ पे बन जाएगा, बट कंसर्न ये है कि FS के थ्रू वो कंटेंट पेज होकर लोड होगा, तो बहुत लेंथी प्रोसेस है ऐसे देखा जाए तो। और दूसरी बात, अगर ये एक UI पेज है तो स्टैटिक फाइल्स के बिना UI पेज कभी बनता ही नहीं। ठीक है, HTML तो सिर्फ वेब पेज का जाना आता है स्ट्रक्चर, अदर चीजें इसमें जब तक नहीं जुड़ेगी तब तक ये अपना UI कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस UI को अगर अपने को प्रॉपरली मैनेज करना है, व्हाट वी कैन डू, वी हैव टू मेक द स्टैटिक फाइल अटैचमेंट। तो चलो कोशिश कर लेते हैं एक बार, इस CSS जोड़ के देख लेते हैं और एक इमेज जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, CSS वी हैव टू अटैच और इमेज फाइल आई हैव टू अटैच। ठीक है, तो वो कैसे होगा वो अपन एक बार देखते हैं। यार मैंने आप लोगों को उस दिन बात हुई थी मेरी, कुछ ही बच्चे थे, एक ये था, एक और था, कोई एक दो लोग बैठे थे। तो मैं अभी बात कर लेता हूँ सबसे। एक्चुअली में यूनिवर्सल में फैकल्टी की पोस्ट के लिए 2 फ्रेशर्स रिक्वायरमेंट है ना। तो अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो अपना CV मुझे मेल ID पे फॉरवर्ड कर सकता है। सैलरी पैकेज फ्रेशर लेवल पे डिसाइड होगा आपका, है ना। तो ये मान के चला जाएगा कि आप फ्रेशर, आपको ट्रेनिंग का असेट दिया जाएगा, ट्रेनिंग कैसे करवानी है, कोर्स करिकुलम कैसे कवर होते हैं, 1-2 बैचेस अटेंड करवाएंगे फैकल्टीज के आपको। इस पॉइंट ऑफ व्यू से
कि आप ये देख सको फैकल्टी किस दिन में क्या कवर कर रही है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो वो भी बताया जाएगा। सैलरी ग्रोथ एज पर द रिक्वायरमेंट, मतलब एज पर द, पहली बात तो परफॉर्मेंस रहेगा, है ना। आप जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ग्रोथ होता है ना। सैलरी का फाउंडेशन कुछ नहीं है, एन लेवल तक सैलरी जाती है। तो मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी, मुझे मैनेजमेंट से बोला गया था सर आपके 2 कैंडिडेट्स निकालने हैं आपको, है ना। और इसलिए मैं अपनी अच्छी बैचेस, मतलब जो प्लेसमेंट्स वाली है उसके अंदर ही पूछ रहा हूँ बच्चों से, अगर कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो तो अपना सीवी मुझे फॉरवर्ड करना, फिर मैं मैनेजमेंट डेस्क से बात करूंगा उसकी रिक्वायरमेंट को लेकर, है ना। तो 2 कैंडिडेट अभी मुझे शॉर्टलिस्ट करने हैं। सैलरी का ऐसा रहेगा यहाँ पे, सैलरी को लेकर ग्रोथ में दिक्कत कभी नहीं आती है, मतलब जितना डेवलपमेंट में नहीं बन सकता उतना यहाँ पे होता है ना, इंदौर लेवल पे। तो बहुत बड़ी चीज है वो। बाकी बात ये है कि यहाँ पे खड़े रहने के लिए सिर्फ जील की जरूरत है, इच्छा शक्ति जिसको बोलते हैं वो नहीं चाहिए। क्योंकि जब इतने लोग सामने बैठते हैं तो उनके सामने बोलने में जो कैपेबिलिटी चाहिए बस उसकी रिक्वायरमेंट है। नॉलेज तो धीरे धीरे बढ़ता ही है ना, एकदम ऐसा तो नहीं होगा कि फर्स्ट डे तुम मिनी स्टेप पढ़ाने लग जाओगे। धीरे धीरे सीखोगे, सी पढ़ाओगे, C++ पढ़ाओगे, फिर धीरे धीरे चीजें मैनेज होगी, है ना। और अभी क्या है, डेवलपमेंट सेल भी रिक्रिएट हो रहा है ऑफिस से। अभी बहुत सारी चीजें परिवर्तन में आई। इप्सिलॉन आईटी यहाँ की डेवलपमेंट सेल थी वैसे, बाकी अभी कुछ समय लॉकडाउन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हुए, अभी वो फिर से रिक्रिएट हो रहा है पूरा। तो बहुत सारे परिवर्तन है। तो मैं अपनी 3-4 बैचेस है मेरी जो अभी प्लेसमेंट की चल रही है, एक जैनको की है, 2 मीन की है। तो वो तीनों बैचेस में बताया है मैंने, आपको भी बता दिया है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हो मुझे मेल भेज सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट अगर मेल रहे तो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। वैसे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी कोई समस्या नहीं है, बट फीमेल कैंडिडेट का थोड़ा सा क्या रहता है, जॉब छोड़ते जल्दी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैंने जो देखा है इसके ना, जॉब छोड़ते जल्दी है लड़के लोग। तो बॉयज कैंडिडेट रहेंगे तो बेहतर रहेगा। वैसे सीवी तो आपके फॉरवर्ड करना है, अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो तो बताओ। मेरा मेल आईडी तो सबके पास है, बस फॉरवर्ड कर देना मुझे। चलिए ठीक है, तो ये ओवरऑल केस है। यहाँ पर ये लिंक्स अपन ने इम्प्लीमेंटेशन में रखी हुई है। अब अपन आगे बढ़ता है। मैंने बोला स्टैटिक फाइल्स लोड करनी है, एक पेज लोड करवा लेते हैं। मैंने सर्वर के अंदर, व्यूज के अंदर होम वाला केस एक्सेस करा, ठीक है, ये आपका होम वाला पेज। अब मैंने बोला व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू लोड द स्टैटिक कंटेंट। अगर मुझे स्टैटिक कंटेंट लोड करवाना है, एप्लीकेशन लेवल पे जितना भी स्टैटिक डेटा होता है बाय डिफॉल्ट, एप्लीकेशन लेवल पे जितना भी स्टैटिक डेटा होता है बाय डिफॉल्ट वो व्यूज नाम के फोल्डर के अंदर नहीं, क्योंकि व्यूज के अंदर तो यूआई पेजेस है, वो पेजेस पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर होते हैं। किस नाम के फोल्डर के अंदर होता है? पब्लिक, ऐसा अपना स्ट्रक्चर बोलता है। अगर ये पब्लिक नाम के फोल्डर के अंदर होंगे तो एज पर द रिक्वायरमेंट मैंने अलग अलग फोल्डर्स बना दिए, अगर जरूरत पड़े तो CSS, ठीक है, JS, आप और भी क्लासिफिकेशन कर सकते हो, आपकी चॉइस। मैंने बोला ठीक है ये सब तो कर लेंगे बट एक बार चल तो जाए। मैंने कर दिया यहाँ पे मूव टू ट्रैश, और मैंने बोला डायरेक्ट फाइल बना लो, नाम रख दिया स्टाइल। क्या नाम रखा मैंने? स्टाइल डॉट CSS। स्टाइल डॉट CSS मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओपन विथ, अपन कर लेते हैं अगेन दैट VS, और इस पब्लिक के अंदर स्टाइल CSS वाली फाइल रेडी। एक कोड लिख लेते हैं। कोड के अंदर मैंने सबसे पहले मेंशन करा बॉडी, ठीक है। बॉडी के अंदर मैंने क्या मेंशन कर दिया? बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर को मैंने लेकर क्या कर दिया यहाँ पे? येलो ग्रीन, ठीक है। इट इज बॉडी वी आर हैविंग, इट इज बैकग्राउंड कलर वी आर हैविंग, एंड वी आर हैविंग येलो ग्रीन। उसके बाद मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया H1। H1 के बाद मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इट इज कलर, और कलर को मैंने मेंशन कर दिया टू रेड। कलर को मैंने क्या मेंशन कर दिया? टू रेड, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया एंकर। एंकर के अंदर मैंने मेंशन कर दिया द केसेस रिलेटेड टू, इट इज अगेन कलर, और कलर को मैंने कर दिया ब्लू।
बस दैट्स इट, ये ओवरऑल केस है जो अपना को मिल गया। अब ये हो गया आपका CSS। होम पेज पे इसको जोड़ना, कोई दिक्कत नहीं। होम पेज पे अगर CSS जोड़ना है, कौन सा टैग लगेगा? लिंक। लिंक के अंदर अपन क्या डालेंगे? HREF, बिल्कुल सही। लिंक के अंदर HREF डालने पर फिर आगे क्या? We have to specify REL, relationship, और relationship में अपन क्या देंगे? स्टाइल शीट। इट इज स्टाइल शीट। अरे डॉट CSS नहीं आएगा रे। लिंक HREF में पाथ आता है विद नेम। ये REL बताता है कि ये लिंक टैग मल्टीपर्पज आपने क्यों यूज करा। तो मैंने क्यों यूज करा? फॉर स्टाइल शीट्स। और HREF में मैंने क्या डाल दिया? पाथ। इसका फाइल का। ये फाइल home.html किस फोल्डर में व्यूज? CSS कहाँ पे रखी हुई है? पब्लिक में। तो इस फोल्डर के बाहर आना पड़ेगा आपको। बाहर आने के लिए डॉट डॉट स्लैश के अंदर पब्लिक के अंदर सही है ना? सेव। नोड मून तो चालू ही है, ऑटो रिलोडिंग के हिसाब से वो रिलोड हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रेश, ये लोड ही नहीं हो रहा है। पब्लिक अंदर फोल्डर हो रहा है, ये हटा दिया। और लिंक तो VS कोड ने उठाई, तो सही बता। देखो भरोसे वाली बात है कि अपन ने ये जो लिखा है तो सही है। भरोसा नहीं है अगर, तो व्यूज पे चले जाओ, home.html फाइल है। अरे भैया HTML ही है ना प्योर। HTML तो ब्राउजर पर डायरेक्टली लोड हो सकता है, तो टेस्टिंग तो कर ही लो ना। राइट क्लिक ओपन विद ब्राउजर, भैया जो तो ओपन ने पाथ दिया है वो तो सही है। अगर पाथ गलत होता तो ये लोड नहीं होता। चलो हो सकता है CSS के साथ कुछ इश्यू हो रहा हो। एक बार यहाँ चलते हैं, आपके सिस्टम में पिक्चर्स पे जाके logo.png को कॉपी कर लिया, ठीक है। logo.png को कॉपी करने के बाद अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर मैं पब्लिक में आकर इस इमेज को रख दिया, चलेगा? इसको मैंने कॉपी कर लिया इमेज को, logo.png। मैंने बोला यहाँ पे इसको भी लिंक करेंगे। जहां पे हाइपरलिंक खत्म हुई आपकी, वहां पर जाकर मैंने जोड़ दिया IMG SRC इमेज सोर्स। इसको मैंने स्पेसिफाई करवा दी हाइट 200, मैंने स्पेसिफाई कर दी वेट 200, हाइट भी 200, वेट भी 200 मैंने स्पेसिफाई कर दी। SRC में मैंने बोल दिया डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, पब्लिक के अंदर लोगो PNG। हो सकता है उसके साथ कुछ इशू आ रहा हो, या यहाँ पे इमेज भी नहीं आ रही है। मैं फिर गया इस पे, मैंने फिर राइट क्लिक करा, भैया मैं एश्योर्ड हूँ कि HTML नॉर्मल एग्जीक्यूट हो रहा है तो कोड लोड हो रहा है, स्टैटिक फाइल्स लोड हो रही है। बट जब वो सर्वर के थ्रू लोडिंग हो रही है तो स्टैटिक फाइल एग्जीक्यूशन में नहीं आ रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, थोड़ा सा माइंडसेट लगाओ और ये सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या प्रोसेस चल गई होगी इंटरनली कि ये चीज रुक रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बता सकता है? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारे सामने ये सर्वर 10 वाली फाइल भी खुली हुई है, ये आपका सर्वर 10 हो गया है ना, इसी पे अपन काम कर रहे हैं। और ये आपका होम हो गया, और ये आपका स्टाइल हो गया, और इमेजेस तो आपने देखी। तो यार ऐसा क्यों हो रहा है, लोड नहीं हो रहा है? आपसे आंसर चाहिए मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है? लिंक है बट लिंक है तो सही भाई मेरे, लिंक है देख लिंक है मतलब
माय सर्वर वाले से लिंक नहीं है क्वालिफाई है ना, जब तो लोड हो रहा है होम, तो होम लोड कैसे होता? लोड हो रहा है ना। हाँ स्टाइल डॉट सीएसएस मतलब होम से लिंक है ना वो। तो हम यार भाई लोड तो होम ही होगा ना। अरे HTML से सर्वर से लिंक हो गया, वो तो हम समझ गया, बात तो ये हुई ना। लोड तो होम ही होगा। अगर होम पे लिंक पड़ेगा तो उस पे डायरेक्ट पड़ जाएगा। सर्वर को हम बता नहीं रहे ना सर, सीएसएस भी यूज कर रहे हो क्या? उसकी क्या नीड है? यहाँ पर भी लिंक करना पड़ेगा, आई थिंक माय पर सर उस दिन आपने लिखा था हम भूल गया वो टैग डॉट एचटीएमएल वो हेडर होगा। हाँ हेडर नहीं यार, बट तू देख जगह पे तो पहुंच गया है, थोड़ा और स्पेसिफाई करके ऐसा क्यों होगा? मुझे ये नहीं बता पा रहा वो क्यों है। थोड़ा सोचो, जगह पे पहुंच गया है तो सही, हेडर तो देना पड़ेगा, वो तो सही बोल रहा, बट जरूरत क्या? वो एग्जैक्ट टेक्स्ट रीड कर रहा है। टेक्स्ट रीड करता तो प्रिंट करना चाहिए था। देखो आप समझो, ये ऐसा अपने साथ नहीं हो रहा है, ऐसा दुनिया में हर साइट के साथ होता है, छोटे से छोटा हो या फेसबुक हो, उन सबके साथ ही दिक्कत है। अब ये है क्या फंडा, आप समझना जरा है, ये थोड़ा टेक्निकल वर्किंग है इसका, ये समझना, क्योंकि दिख रहा नहीं है बट हो रहा है वो क्या हो रहा है वो आप समझो। जब भी एप्लीकेशन लेवल पे एक रिक्वेस्ट हिट होती है, तुमने रिक्वेस्ट कौन सी हिट करी हुई है? स्लैश होम है ना, हिट हुई, ये क्लाइंट है, रिक्वेस्ट किस पे भेजी उसने? एक लोकल सर्वर जो 8081 पोर्ट पे एक्टिवेटेड है, उसने रिक्वेस्ट कहाँ भेजी? एक लोकल सर्वर पर जो 8081 पोर्ट पे एक्टिवेटेड है, रिक्वेस्ट भेज दी। एक सर्वर जो 8081 पोर्ट पे एक्टिवेटेड है, वहां पे रिक्वेस्ट आई, लोकल होस्ट 8081 एक्टिवेटेड ऑन दिस पर्टिकुलर पोर्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट यहाँ पे आई। जैसे ही आई, सर्वर http url fs url parsing url obj निकल के आ गया। url obj में आपने पाथ नेम को क्या मैच करा? क्या स्लैश है? नहीं, यहाँ तो फिर क्या obj.pathname होम है? हाँ है तो उसने बोला कौन सा पेज लोड करवाना है अपने को? home.html। तरीका क्या है लोडिंग का? home.html का पूरा कंटेंट फेच करा जाए और फिर लोड करा जाए। तो जब ऐसा हुआ होगा प्रैक्टिकली, इस फाइल का एक एक कोड पढ़ा गया होगा और वही ब्राउजर पे लोड हुआ होगा। जब ब्राउजर पे वो लोड हो रहा है तो लाइन बाय लाइन वो चीज ब्राउजर पढ़ रहा है और अपने आउटपुट में शो कर रहा है। सबसे पहले कौन सा टैग लोड करा उसने? HTML, फिर हेड, फिर लोड करा उसने टाइटल, इसके बाद उसने लोड करा लिंक। जैसे लिंक लोड करा, समझना ये लिंक एक टैग है, ब्राउजर को पता है ये मल्टीपर्पज है, तो आरईएल में उसने देख लिया ये क्या कर रहा है, इस बार स्टाइल शीट जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? स्टाइल शीट, सीएसएस। तो ब्राउजर को पता होता है सीएसएस मतलब इस पेज पर आया हुआ एक एडिशनल टाइप का डेटा, वो भी फाइल फॉर्मेट में। तो ब्राउजर ने जब इस लिंक को पढ़ा, ब्राउजर ने क्या बोला पता है? अरे ये तो स्टैटिक फाइल है, स्टैटिक फाइल का डेटा मुझे सर्वर से फिर से लगेगा क्योंकि ये मेरे पास थोड़ा ना रखा हुआ है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए समझना, इस पर्टिकुलर चीज के लिए ब्राउजर सर्वर के पास फिर रिक्वेस्ट भेजेगा। किसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा? सर्वर के पास। कैसी रिक्वेस्ट? ./public/style.css, ठीक है। रिक्वेस्ट इसने भेजी, कहां पर आ गई? सर्वर 10 के पास आ गई। तुम बताओ कौन सा पाथ रेजोल्यूशन कोड यहाँ पे वो सीएसएस फाइल फेच करके रिस्पॉन्स में भेजे? कोई कहीं नहीं ना, कोड ही नहीं लिखा है। जब कोड ही नहीं लिखा है तो रिस्पॉन्स में क्या चले आएगा? ब्लैंक, इसलिए सीएसएस लोड नहीं हो रहा है। चलो नहीं हुआ लोड, कोई दिक्कत नहीं, एरर थोड़ा ना आएगा, आगे बढ़ाओ, वेलकम, लिंक्स बनी पूरी। फिर बात है इमेज की, अरे उसने बोला है कि इमेज सोर्स है 200 बाय 200 का, वो बना दिया उसने कंटेनर, बोले एसआरसी में पाथ है, ये पाथ की रिक्वेस्ट फिर उसने भेजी सर्वर के पास। सर्वर ने बोला मेरे पास ऐसा कोई कोड नहीं है जो उस पाथ को रिजॉल्व कर सके, तो इमेज भी लोड नहीं हुई। एक वेब पेज पे जितने भी स्टैटिक कंटेंट होंगे डायरेक्टली नोड.js सर्वर पे वो चीज लोड नहीं होती। और आप जो बोल रहे हो सर ये पाथ वाथ जो भी आप बताने की कोशिश कर रहे हो, क्या ये सही है या कहने की बात है? तो ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहने की बात है तो एक बार आप चेकआउट कर लीजिए। मैंने Ctrl+C करा है, ठीक है, सर्वर 10 को मैंने रन करा है। मैंने यहाँ पर एप्लीकेशन लेवल पे 8081 होम पे रिक्वेस्ट हिट करी है, ठीक है। यहाँ पर डीबगिंग और ट्रैकिंग में कुछ नहीं, बट मैंने जब राइट क्लिक करा इंस्पेक्ट एलिमेंट,
इंस्पेक्ट एलिमेंट करके यूआरएल ट्रैफिकिंग कितनी है आपकी साइट पे वो देखने के लिए नेटवर्क एरिया मैं यहाँ आ गया, जैसे नेटवर्क एरिया पे आया मैंने इसको रिफ्रेश करा, बढ़िया है। जब रिक्वेस्ट आई पहली गेट 8081 की होम बराबर है 2200 स्टेटस लोड हो रहा है, फिर अगली रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है लोकल होस्ट 8081 style.css, फिर अगली रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है लोकल फेविकम तो ये ब्राउजर आइकन होता है जिसका डिफॉल्ट ले रहा है, बट अपनी 3 रिक्वेस्ट है होम स्टाइल लोग। मैंने तो आपको बोला ही ऐसा सिर्फ आपके साथ तोड़ना, ऐसा दुनिया के हर साइट के साथ होता है। एक और नया टैग OLX.in, ठीक है OLX.in को मैंने एक्सेस कर लिया है, ये एप्लीकेशन पूरा लोड हो चुका है, ठीक है। अब मैंने राइट क्लिक करा इंस्पेक्ट नेटवर्क, 2 मिनट रुकना है, ओके डन। अभी भी रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे, बहुत बड़ा पेज है ना एक्चुअली आते हैं। मैंने पूरी रिक्वेस्ट क्लिक कर दी, इतनी चीजें लोड हुई थी। अब जब मैंने इस पेज को रिफ्रेश करा एक बार फिर से बिगनिंग से, देखो सबसे पहले पोस्ट मेथड OLX.in की ये फ्रंट पेज। अब सबसे ऊपर जाओ, देखो पहली रिक्वेस्ट कौन सी आ रही है OLX.in गेट रिक्वेस्ट है, और गेट रिक्वेस्ट जैसे ही हिट इसके बाद ये लिंक आना चालू होगी, कुछ स्क्रिप्ट है दिख रहा है आपको, स्क्रिप्ट के बाद इमेज है, इमेज के बाद आप देखोगे कहीं ना कहीं CSS भी मिली जाएगी आपको, इमेज सेट भी आ रहे हैं, स्टाइल शीट्स भी मिली जाएगी आपको, ये तो सब स्क्रिप्टिंग है, सब स्क्रिप्टिंग लोड हो रही है, कुछ रिक्वेस्ट है सही स्टाइल इमेज मिली जाएगी डेफिनेटली। तो आपको ये चीज समझनी चाहिए, ऐसा सिर्फ अपने साथ नहीं हो रहा है, ऐसा हर सर्वर के साथ होता है। तो सर्वर जिनके साथ ये हो रहा है उनमें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो रिक्वेस्ट जब आ रही है सब उसको भी रिजॉल्व करके लोडिंग करवा सकते। अब आप बोलोगे सर नोड सर्वर पे क्या, देखो नोड सर्वर पे जो फंडा दिया गया है बहुत ज्यादा लेंदी है, क्यों, यहाँ पर सर्वर को अगर इसके लिए कैपेबल बनाना है कि सब रिक्वेस्ट एप्लीकेशन लेवल पे जितनी भी आए उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज लोड करने हैं, एप्लीकेशन लेवल पे सब रिक्वेस्ट जितनी भी आए उतने रिस्पॉन्सेज अगर अपने को लोड आउट करने हैं तो वी विल मैनेज द केस। एप्लीकेशन लेवल पे सब रिक्वेस्ट जितनी भी हिट होगी उसके रिस्पॉन्सेज अपने को क्या करने होंगे, हिट हो गए, सही है। एप्लीकेशन लेवल पे जितनी भी सब रिक्वेस्ट होगी उसी के रिस्पॉन्स अपन क्या करेंगे, हैंडल। अब सब रिस्पॉन्सेज अगर अपने को हैंडल करना तो सब रिस्पॉन्सेज कैसे हैंडल होंगे वो आप समझिए। मैंने बोल दिया रिक्वेस्ट तो आएगी सब वाली, यहाँ पर आपको एक कोड ब्लॉक लगा के रखना होगा क्या कि भैया आए हुए URL पाथ का एक्सटेंशन चेक करा जाए, अगर एक्सटेंशन .css है तो रिस्पॉन्स हेडर क्या हो जाएगा CSS है ना, CSS वाला कंटेंट फेच होगा और उसको रिस्पॉन्स के साथ अटैच करना पड़ेगा। क्यों, वर्किंग कैसा हो रहा है, रिक्वेस्ट आ रही है उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स में एक पेज लोड हो रहा है, पेज लाइन बाय लाइन लोड हो रहा है, रिस्पॉन्स लोडिंग में इंटरनली स्टैटिक फाइल मिलने पे एक नई रिक्वेस्ट किसके पास आ जाती है, सर्वर के पास। सर्वर का काम होगा वो जो रिस्पॉन्स जा रहा था उसी के साथ अटैच करके किसको भेज दे, वो स्टैटिक कंटेंट। तो बात ये है, ये काम अगर अपने को करवाना पड़ रहा है सर्वर से तो मैं बोल सकता हूँ सर्वर कोई काम करे, तो कायदा तो ये कहता है इस कंसेप्ट को लिखेगी, इससे बेहतर अपन किस पे स्विच करें, एक्सप्रेस। बट ठीक है कंक्लूड करना है तो अपन लिख देंगे, है ना, कंसेप्ट थोड़े से नए होंगे, अपन इसका कोड ब्लॉक स्केच कर लेते हैं तो काम ये भी हो जाएगा। बट इससे आगे मैं इस सर्वर को लेकर अब नहीं जा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि इतना पेचीदा है कि हर चीज को मैनुअल कर रहा है। अगर कुछ अपग्रेडेड आ जाए इसमें और अपना काम रिड्यूस हो जाए तो इट विल बी वेल एंड गुड। ये काम अगर आप एक्सप्रेस में करने जाओगे, एक लाइन का कमांड देना है, एक लाइन की सेटिंग करनी है डर, और यहाँ पे इसी सर्वर को बताने के लिए अपने को बहुत बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग करना होगा, है ना। तो स्टैटिक फाइल वी हैव टू चेक आउट, तो हाउ टू मैनेज वो अपन एक बार देख लेते हैं, ठीक है। वैसे मैं बताता नहीं हूँ बट ठीक है आपकी बैच में एक बार कवर कर लेते अपन। इट इज स्टैटिक फाइल्स लोडिंग इन Node.js, जितने सॉल्यूशन मिलेंगे सब एक्सप्रेस वाले ही है,
जैसे ये डाली सर्च, वो सॉल्यूशन कौन से रहेगा आपको, एक्सप्रेस में, क्योंकि नोड इज एक्सप्रेस, तो मैंने यहाँ पे कर दिया विदाउट एक्सप्रेस, क्योंकि अपने को करना तो है बट एक्सप्रेस के बिना। और आपको जो कोड मिलेगा वो मैच करके मिलेगा, एक्सटेंशन चेक करेगा और उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्सेज मिलेगा। तो वही कोड मैं ढूंढ रहा हूँ, ठीक है। ऑनलाइन तो बहुत सारे ऑप्शंस है, ये देखो इतना बोलने के बाद भी एक्सप्रेस ही दे दिया, ठीक है। मेरे को मालूम है ना एक्सप्रेस के अंदर बस ये लाइन लिखी, कहानी खत्म, हो गया लोड। एक्सप्रेस सर्वर बहुत समझदार है इन चीजों को लेकर, उसको ज्यादा दिक्कतें होती नहीं, अपने को काम पूरा एक्सप्रेस भी करना है, बट ठीक है। बस हो गया काम, यही है, इसमें एक्सप्रेस नहीं दिखेगा। ये वो सबसे बेस्ट चीज है जो स्टैटिक फाइल लोडिंग के लिए अपन यूज कर रहे हैं। मैंने इसको कॉपी करा, VS कोड पर इस फाइल को सर्वर 11 कर दिया, Ctrl+C सर्वर 11, पूरा पेज एम्प्टी, पेस्ट। चीज बहुत आसान है। HTTP model for creating server and serving static files. Static files like this get complete source on this, वो अपन वहीं से उठा के लाए। चलिए HTTP FS path अपन इनसे अवेयर है ना, पाथ का यूज शायद पहली बार होगा आपके सामने। HTTP FS से तो अपन अवेयर है। नीचे आ गए http.create server, इसको हटा दिया और यहाँ पर मैंने कौन सा नोटेशन डाल दिया, एरो वाला। ओके चलो, if request.url में स्लैश है, आपका मेन पेज लोड हो रहा है, ठीक है। fs.read फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, सिंक्रोनस हो असिंक्रोनस हो कोई अर्थ नहीं। मतलब यहाँ पर अगर अपन ने रीड फाइल सिंक लिख दिया तो आपको एक चीज क्लियर होगी, सिंक्रोनस का मतलब यार ब्लॉकिंग कोड, पहले पूरा HTML लोड होगा फिर आगे का कंटेंट, वो तो करवाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट के करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स जा रहा है उस रिस्पॉन्स में दूसरी चीजें भी अटैच करवानी है। तो पहला चेंज मैंने क्या करा, रीड फाइल सिंक की जगह रीड फाइल कर दिया ताकि वो सिंक्रोनस ब्लॉक हो जाए, नॉन ब्लॉकिंग कोड हो जाए। fs.read फाइल जैसे मैंने लिखा, व्हाट पाथ इज देयर, पाथ में वो बोल रहा है मुझे करंट लोकेशन पर पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, उसमें इंडेक्स है, ठीक है। मैंने बोल दिया करंट लोकेशन पे पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसमें अभी क्या रख दिया, होम। मैं गया इधर, और अभी तो इसके अकॉर्डिंग एडिट कर लेते हैं, काम हो जाए तो बहुत है। होम को उठा लिया यहाँ से आपके सामने और कहाँ पे ले जाके रख दिया मैंने, पब्लिक। काम चलाना, यूज तो कभी करेंगे ही नहीं, मैंने यहाँ पे रख दिया होम, पाथ मिल गया उसको, इसमें से उसने पूरा का पूरा कंटेंट उठा लिया। उठाने पर सेकंड पैरामीटर होता है इनकोडिंग टेक्निक, जिसके थ्रू वो कंटेंट रीड कर रहा है, तो UTF-8
256 ASCII कैरेक्टर कंसिडर करेगा, है ना। 256 ASCII कैरेक्टर उस फाइल में होंगे, वो रीड कर सकता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। तो वो रीड करा उसने, सर ये मैंडेटरी होता लेकिन नहीं ये मैंडेटरी है, हाँ ये ऑप्शनल है, क्योंकि रीड फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो रीड कर लेगा। बफर में जो बफर में हमारा है वो ASCII है। बफर में जो आ रहा है ASCII नहीं है, नहीं मैंने सही किया सर। ASCII बफर तो से बाइनरी मैंने है। रीड वाला जो मैंने लगाया था हाँ तो उसमें बफर डेटा आ रहा था, तो बफर था ASCII का डेटा था वो। नहीं बफर है वो, बफर मतलब वो एक बाइनरी फॉर्मेट होता है, फिर अपने टू स्ट्रिंग लगा के उसको ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करा था। टू स्ट्रिंग लगाया था ना अपने को भी, तो बफर ही मिला। तो बफर तो स्ट्रिंग्स के कारण आता है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। पर जब अपन उसको कन्वर्ट करेंगे तो नॉर्मली किसमें बन जाएगा, स्ट्रिंग। तो देखो चलो होम लोड हुआ, UTF-8 इनकोडिंग, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। अब ये फंक्शन जैसे ही मैंने यहाँ पे मेंशन करा, तो आपको तो पता ही है ये रीड है, तो ये रीडिंग वाला ऑपरेशन आपको दो पैरामीटर देता है, तो एरर और एक तो HTML में कंटेंट आ रहा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन करा रिस्पॉन्स डॉट राइट एट 200 कंटेंट HTML, यहाँ पे किसका लोडिंग चालू हुआ, देखो रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर HTML पास करके रिस्पॉन्स डॉट एंड अगली लाइन में लिख सकता था, या तो आप रिस्पॉन्स डॉट मैं अभी कोई वो कर रहा हूँ, राइट हो गया 9:30 बजे के बाद क्लास चल रही है। रिस्पॉन्स डॉट राइट एट, यहाँ पे मैंने कर दिया रिस्पॉन्स डॉट एंड HTML, तो HTML कंटेंट रिस्पॉन्स में लोड होना चालू हुआ और लोडिंग खत्म होने का ऑटो एंड हो जाएगा, तो राइट भी हो गया एंड भी हो गया दोनों का। बट अब आप एक चीज समझो ना, जब ये चला असिंक्रोनस फंक्शन है, इसने लोडिंग चालू कर दी, लोडिंग जैसी चालू करी समझना आप, ब्राउजर के ऊपर होम HTML लोड होना चालू हो गया असिंक्रोनसली। जब ये चला ये चला ये चला, भैया ये स्टैटिक फाइल है ना, इसकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आएगी, सर्वर पे। सर्वर मतलब सर्वर 11 पे फिर आ गई, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में क्या स्लैश है, नहीं है, बट ये नॉन ब्लॉकिंग था, तो आगे का कोड चलाने देगा कि नहीं, बराबर देगा। तो आगे का कोड चला, आपने क्या चेक करा देखना, एलसिफ रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में क्या आ रहा होगा, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में आ रहा होगा डॉट डॉट स्लैश पब्लिक स्लैश स्टाइल डॉट CSS, यही आ रहा होगा। ये रिक्वेस्ट किसके पास आ गई, आपके सर्वर के पास। उसने बोला रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल, वो पाथ पूरा जो भी स्टैटिक फाइल का आ रहा है वो डॉट मैच इट इज यूज्ड फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन मैचिंग, ये रेगुलर एक्सप्रेशन को चेक करता है ना। जावास्क्रिप्ट वैलिडेशंस आपने अगर पढ़े होंगे डिजाइनिंग में, तो वहां पे अपने ईमेल आईडी को वैलिडेट करा होगा और उसके लिए आपने रेगुलर एक्सप्रेशन ही यूज करे होंगे। तो मैच और टेस्ट दो फंक्शन होते हैं उसके लिए, यहाँ पे कौन सा यूज करा है, मैच का फॉर्मेट क्या लिखा है देखना जरा, जो भी यूआरएल पाथ आ रहा है रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का, मैच में मैंने बोल दिया स्लैश, इधर का पाथ कुछ भी चलेगा, आखिरी में लिखा है डॉट CSS, आखिरी कैसे मान लिया इसको, लास्ट में डॉलर लगा है, डॉलर रेफर टू एंड्स, तो एंड में क्या चाहिए डॉट CSS, आगे स्लैश मतलब कुछ भी। तो अगर जितनी भी स्टैटिक फाइल की रिक्वेस्ट आई आखिरी में ही फाइल एक्सटेंशन होगा, अगर वो डॉट CSS है तो उसको क्या पता पड़ गया, CSS फाइल की रिक्वेस्ट आई है, पता पड़ गया। जैसे ही पता पड़ा उसने बोला भैया CSS पाथ की जो रिक्वेस्ट आ रही है वो CSS फाइल का पाथ तैयार कर लो ताकि उसको रिस्पॉन्स में क्या करवा सके, लोड। तो ठीक है, पाथ कैसे बनाएगा देखना जरा, पाथ बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया गया पाथ डॉट ज्वाइन, क्या लिख दिया अपन ने, पाथ डॉट ज्वाइन। जैसे ही मैंने हैंडल करा पाथ डॉट ज्वाइन वी आर अवे, इट इज पाथ डॉट ज्वाइन वी आर अवे, डबल अंडरस्कोर dir ने कहां तक का पाथ दे देगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। आप किस फोल्डर में काम कर रहे हो अभी, जिस फोल्डर में सर्वर 11 है, आप किस फोल्डर में काम कर रहे हो, जिस फोल्डर में सर्वर 11 है, इट इज माय सर्वर 11 वी आर अवे। ठीक है, यहां तक का पाथ किसने दे दिया, डबल अंडरस्कोर dir ने। अब बाकी जो कंटेंट है वो कहां पे रखा हुआ है, स्टैटिक फाइल का पब्लिक के अंदर, तो पब्लिक तक का पाथ भी इसके साथ अटैच कर दिया। आगे मैंने क्या अटैच कर दिया, रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। अभी क्या पाथ सही बन रहा है CSS तक का, एक बार याद करते हैं भैया, सर्वर फोल्डर तक का पाथ तो किसने दे दिया, dir ने। सर्वर के आगे क्या जोड़ दिया उसने, पब्लिक। तो
पब्लिक तक का पाथ पता पड़ गया। अब पब्लिक के बाद रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल में तुम्हारा पाथ आ रहा है। तुम्हारा पाथ क्या आ रहा है? डॉट डॉट स्लैश पब्लिक दिस। अब अगर पब्लिक तक का पाथ पहले से पता था, तुमने लिख दिया डॉट डॉट स्लैश पब्लिक, तो भैया पब्लिक हटा के पब्लिक जोड़ देगा। तो ये तो और दिक्कत वाले काम है, ज्यादा बेहतर है ना। पब्लिक तक का पाथ पता है, पब्लिक के आगे क्या जोड़ दिया आपने? स्टाइल डॉट सीएसएस। वो एक्चुअल पाथ कहां तक का हो गया? सीएसएस फाइल तक का हो गया। अगर ये सीएसएस फाइल तक का पाथ है तो पाथ रेडी। नाउ fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। ठीक है, fs डॉट मैंने क्या कर दिया? क्रिएट रीड स्ट्रीम। सीएसएस पाथ से फाइल को उठाया, इनकोडिंग टेक्निक कौन सी अवेलेबल करा दी मैंने? UTF-8। और पूरा इंस्टेंस किसमें आ गया? फाइल स्ट्रीम में। जैसे ही फाइल स्ट्रीम में इंस्टेंस आया, अरे वो किसका इंस्टेंस है? वो फाइल के अंदर से जो कंटेंट फेच हो रहा है उसका इंस्टेंस है। मैंने कर दिया रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। मैंने कर दिया रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। जैसे मैंने मेंशन कर दिया रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड 200 इट इज। ठीक है, और यहाँ पे कंटेंट टाइप में क्या अटैच कर दिया मैंने? टेक्स्ट सीएसएस। तो सर्वर के बाद जब इंटरनल रिक्वेस्ट आई तो सर्वर ने ब्राउजर पर रिस्पॉन्स क्या करा? सीएसएस टाइप का कंटेंट भेज रहा हूँ, और सीएसएस टाइप के कंटेंट को मैंने क्या कर दिया? फाइल स्ट्रीम जो भी आपका सीएसएस कंटेंट आया तो पाइप उसी रिस्पॉन्स में जिसकी रिक्वेस्ट इंटरनल आई। तो ये पाइप हो गया। चलो, जैसे ही पाइप हुआ मैं समझ सकता हूँ कि ये पाथ मिल चुका है, फाइल आ चुकी है, सीएसएस कंटेंट आ चुका है, वो लोड हो जाएगा। तो डिजाइनिंग वाला काम हो गया सीएसएस। फिर बाकी तो कंटेंट है, ये सब लोड हुआ। फिर वही पिक्चर, रिक्वेस्ट आई। भैया रिक्वेस्ट आई, तो रिक्वेस्ट आने पे मैंने पाथ तो सिर्फ किसका देके रखा है? फाइल का। जैसे ही ये रिक्वेस्ट हिट हुई लोगो डॉट पीएनजी की, ये कहाँ पे आ गई? सर्वर 11। जैसे ही आई उसने चेक करा पाथ क्या ब्लैंक है? नहीं। पाथ में क्या सीएसएस है? नहीं। पाथ में क्या आखिरी में पीएनजी है? यार मेरी इमेज जो थी वो पीएनजी ही है, तो एक्सटेंशन पीएनजी से मैच हुआ। अगर हुआ, उसने बोला इमेज पाथ तैयार कर लो, तो सेम वही पब्लिक तक का पाथ आगे मैंने जोड़ दिया, इमेज का नाम लोगो डॉट पीएनजी। पाथ रेडी। मैंने करा fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम इमेज पाथ। इसमें UTF-8 नहीं लगेगा क्योंकि इमेज बाइनरी कंटेंट होता है। तो जब ये हुआ फाइल स्ट्रीम रेडी, राइट हेड तैयार विद इमेज पीएनजी, और यहाँ पे फाइल स्ट्रीम में क्या अटैच हो गया? रिस्पॉन्स। ठीक है, इसके अलावा कुछ रहेगा तो कंटेंट टाइप में ब्लैंक, नो पेज फाउंड का मैसेज। तो भैया आप ध्यान रखना, जितने भी एक्सटेंशन होते हैं स्टैटिक फाइल के, जैसे कि CSS, PNG, JPG, JPEG, MP4, MP3, ऑडियो वीडियो सब GIF है ना, फॉन्ट्स लाइब्रेरीज, वो सब लोड करवाने का एक एक एक्सटेंशन चेक करा के आपको काम करना होगा, चाहे 40 एक्सटेंशन की हो। बहुत लेंदी हो जाएगा, प्रोसेस भी हो जाएगा। यही तो समस्या है नोड वो पेज लोड करने पे सर्वर को ज्यादा लोड नहीं हो तो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ होगा, वो कंसर्न नहीं, सर्वर को इंक्लिएंट होता है उस चीज को लेकर। बट समस्या ये है ना कि वो है तो गलत भी नहीं, लेंदी भी कर रहा है ना। हाँ, अपन क्या है रिडंडेंसी बढ़ा रहे हैं, एक की एक चीज बार बार। अब CSS 25 लोड होगी तो 25 बार एक्सटेंशन चेक कर रहे हैं, क्योंकि तो हर रिक्वेस्ट को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भेजेगा, कब तक मैनेज करेंगे उसको? सही है केसेस। तो ठीक है, जो भी है अवेलेबिलिटी इसी की है, और जो परेशानियां थी शायद उसका रेजोल्यूशन है। सर्वर 11 और पोर्ट शायद यहाँ पे 3000 लिखा हुआ। लोड तो अभी भी नहीं हो रहा है, एरर जरूर आ गया। बोल रहा है नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ओपन होम एडमिनिस्ट्रेटर मीन बैच 89 सर्वर के अंदर style.css।
ऐसी कोई ये दो बार पब्लिक लग क्या रहा है? आप 2 बार पब्लिक आ गई। अच्छा मेरे को क्या लग रहा है पता है, ये जिस होम में अपन ने चेंज कर दिया ना, ये होम वो व्यूज के अंदर रखा हुआ है शायद। हाँ व्यूज वाला ही है। इसको कॉपी कर लेते अपन, जैसा था ऐसा वापस कर दिया इसको। तो देखो 2 बार पब्लिक आ रहा था, वही तो मैं बोल रहा था दिक्कत है वो। इसको हटा दो, कौन सा ओपन कर लो, पब्लिक के अंदर रखा हुआ व्यूज मतलब ये हो। और वो जो लिंक्स थी आपकी वो यहाँ पे कर दो, क्योंकि चलना ही चाहिए, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। वापस सेलेक्ट करता हूँ। वह भयंकर तकलीफ वाले काम है। ये कोड इतना लेंदी होता जा रहा है कि अगर एक बड़े एप्लीकेशन को डेवलप करने के बारे में मैं सोचूं तो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है। सर रियल वर्ल्ड में भी एक्सप्रेस भी काम होता है। हाँ एक्सप्रेस, सर जैसे वो एक्सप्रेस ले ले, नेस्ट.js ले ले, तो किसी ना किसी नोड फ्रेमवर्क ये की तो मिडलवेयर है ना सर, और ये नोड तो सर्वर साइड। नहीं मिडिलवेयर तो ना एक्सप्रेस, फ्रेमवर्क एक्सप्रेस तो नोड का ही फ्रेमवर्क है। जैसे कोर पीएचपी है, कोर पीएचपी बेसिक प्रोग्रामिंग है, उसमें भी ऐप डेवलपमेंट होता है। बट कोर पीएचपी के कंपनीज में किस पे काम होता है, फ्रेमवर्क्स पे। जैसे कोड इग्नाइटर हो गया, लारावेल हो गया, वैसे ही नोड कोर प्रोग्रामिंग है, उसका फ्रेमवर्क एक्सप्रेस है, मतलब इसी चीज को लिखने का एक स्टैंडर्ड। तो काम प्रोफेशनली किस पे होगा, उन्हीं अपकमिंग स्टैंडर्ड। हाँ तो अपने को क्या करना होगा, स्विच कहीं ना कहीं अब जरूरत आ गई है। ठीक है भैया, इमेजेस और ये सीएसएस फाइल अपन ने डाली, ये अपन ने सर्वर के थ्रू क्यों डाला, क्योंकि अपन तो ये फ्रंट एंड पर रेंडर करवाते हैं। फ्रंट एंड पर रेंडर होती है ना, बट रखी कहाँ पे, बैक एंड में उसका मैनेज का हो रहा है। बैक एंड में भी एपीआई तो फेच करनी पड़ेगी। हाँ वो तो उसके लिए भी बेफिक्र रहे कि तेरा ये पेज भी लोड जो करा रहा है सर्वर ही करा रहा है, क्लाइंट थोड़ा ना करा रहा है। क्लाइंट तो एक मैकेनिज्म है, सब काम सर्वर ही करता है। जैसे रियल वर्ल्ड में क्लाइंट और कंपनी की अगर मैं बात करूँ, क्लाइंट सिर्फ रिक्वायरमेंट देता है, पूरी तरह से कोड कौन लिखता है, कंपनी। बट जब उसको यूज करा जाता है तो क्लाइंट बोलता है कि ये देखो मेरा प्रोजेक्ट, बट उसके क्लाइंट का मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो वो पीछे का पार्ट जो है पूरा सर्वर हैंडल करता है। क्योंकि एक चीज होता है ना, अगर क्लाइंट के थ्रू कुछ भी हो रहा होता तो फेसबुक की कुछ चीज तेरे पास भी होनी चाहिए थी। तेरे पास फेसबुक का क्या है, कुछ नहीं। क्योंकि वो तो तू सिर्फ एक्सेस कर पा रहा है, हर चीज देने वाला कौन है, फेसबुक। ठीक है, अपने को सर्वर उनका। तो जब तू एक्सेस करता है फेसबुक का मेन पेज, तो उसका फ्रंट पेज वही लोड करवाता है। जब तू तेरी प्रोफाइल को रेंडर करता है, तेरी प्रोफाइल भी वही तेरे को देता है। तेरे पास तेरी प्रोफाइल नहीं है, तेरी प्रोफाइल किस पर बनी हुई है, उनके सर्वर। और ऐसा सिर्फ नोड के साथ नहीं है, ऐसा दुनिया के हर सर्वर के साथ है। जितनी टेक्नोलॉजी में पढ़ाता हूँ उतने में तो सब में है। सर जैसे तो अपने को बहुत फायदा है, या 10 के अंदर डेवलपर टिकट पर काम करते हो बनाने, तो उनको बहुत सारा कोड लिखना पड़ता होगा। अब उनके पास एक्सप्रेशन तो अपने लिए इजी। हाँ अपन एक्सप्रेस पे लिखेंगे, और आप बेफिक्र रहो, जितनी कंपनीज में स्टैक्स पे काम हो रहा है, बैकएंड पे या तो सर्वर लिख रहे हैं, या तो एक्सप्रेस लिख रहे हैं, या तो नेस्ट। वो भी एक फ्रेमवर्क ही आया है अभी नया, तो नेस्ट की रिक्वायरमेंट अब आना चालू हो गई है मार्केट में। बट एक्सप्रेस को कॉम्पीट नहीं